Hello everyone, welcome to our study channel examyatra.com. In this session, modern history के टॉपिक इंडियन नेशनल मूवमेंट वाली सीरीज का ये लास्ट टॉपिक होने वाला है, दैट इज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड इंटीग्रेशन ऑफ नेटिव स्टेट्स। तो फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो है माउंटबेटन प्लान के बाद पास हो जाता है, यानी result of Mountbatten Plan was Indian Independence Act 1947। तो माउंटबेटन प्लान जो है हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया। अब इससे डिसाइड हो चुका था कि जो ब्रिटिश टेरिटरी है उसको दो भागों में बांट दिया जाएगा, यानी पार्टीशन इज इनएविटेबल, पार्टीशन होना था, और टू न्यू डोमिनियन विल बी क्रिएटेड, दैट इज द डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। एंड अकॉर्डिंगली इंडिया और पाकिस्तान को देते हुए ब्रिटिश टेरिटरी को भी बांट दिया जाएगा। देन यहाँ पे क्वेश्चन था प्रिंसली स्टेट का। तो प्रिंसली स्टेट को माउंटबेटन प्लान के अंदर विदाउट गिविंग एनी फर्दर लिवरेज, यानी कि इंडिपेंडेंट रहने की जगह उन्हें ऑप्शन दिया गया कि आप इधर पाकिस्तान के अंदर इंक्लूड हो जाओ या फिर इंडिया को ज्वाइन कर लो, यूनियन ऑफ इंडिया या फिर जो डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान है उसको ज्वाइन करो अकॉर्डिंग टू योर कंटिग्यूटी टू पाकिस्तान और इंडिया, यानी कि तुम्हारी जो टेरिटोरियल कनेक्टिविटी है उसके आधार पर आप ज्वाइन कर लो दोनों में से किसी एक डोमिनियन को, लेकिन आप इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। ये माउंटबेटन प्लान के अंदर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कांग्रेसमैन ये प्रोविजन रखा गया। इसके पहले क्या था कि प्रिंसली स्टेट को ये दिया गया कि भाई आप जो है 1947 पे जैसे ही ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इम्प्लीमेंटेड हो जाएगा तो प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर से जो ब्रिटिश सोवरेंटी है वो लैप्स्ड हो जाएगी कम्प्लीटली, और फर्दर इसकी जो सोवरेंटी है या सुजरेंटी है वो किसी सक्सेसर अथॉरिटी को ट्रांसफर नहीं की जाएगी। तो इधर दे कैन ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान और दे कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। तो इस क्लॉज को कांग्रेस के कहने पर माउंटबेटन ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी कि प्रिंसली स्टेट को अब इंडिपेंडेंट रहने की जगह दोनों में से किसी एक डोमिनियन यानी इंडिया डोमिनियन ऑफ इंडिया या डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन करना था, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। ठीक है, फॉर सम टाइम, जब तक कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, सारे लॉ एंड ऑर्डर मतलब अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो जाते दोनों डोमिनियंस के यानी दोनों देशों के, तब तक वो इंडिपेंडेंट रह सकते थे। लेकिन फाइनली उन्हें किसी न किसी एक डोमिनियन को ज्वाइन करना होता अकॉर्डिंग टू देयर टेरिटोरियल कनेक्टिविटी, जहां से जिनको ज्यादा पास पड़ता है वो उस डोमिनियन को ज्वाइन कर ले, यानी जो पाकिस्तान के नियर पड़ रहे हैं टेरिटरी उनकी तो वो उनको ज्वाइन कर ले। तो इस तरह से माउंटबेटन प्लान का रिजल्ट रहता है, यानी कि टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन क्रिएट करने की बात कही जाती है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ माउंटबेटन प्लान इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वाज पास्ड, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर लाया गया जुलाई 5, 1947। डेट नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन फॉर्मेशन भी आता है इसका। अभी रिसेंटली राजस्थान के एग्जाम में क्वेश्चन था कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब, तो जुलाई 5, 1947 को ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया जाता है। क्या? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लीगल प्रोविजन फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर वाज मेड बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक है, इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत जो इंडिया से ब्रिटिश सुजरेंटी है उसको कंप्लीटली खत्म कर दिया जाएगा, लैप्स्ड कर लिया जाएगा, और इंडिया को फ्री कर दिया जाएगा फ्रॉम द ब्रिटिश डोमिनियन। And then act received royal assent on July 18, 1947। ये भी क्वेश्चन कैन बी आस्क हियर कि इस एक्ट को यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को 1947 को कब लाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में? जुलाई 5, 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास होता है, फिर जाता है रॉयल असेंट के लिए, यानी कि जो रॉयल फैमिली है, बिकॉज ब्रिटिश लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर देखो तो उसमें जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो क्या है, वहाँ का रॉयल जो भी पर्सन होता है वो रहता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो रॉयल असेंट मिलती है इसको जुलाई 18, 1947, और ये इंप्लीमेंट कब होता है? 15 ऑफ अगस्त 1947। ठीक है, 15 ऑफ अगस्त 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो है वो लागू कर दिया जाता है, इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड।
और फोर्थ कैन बी आस्क हियर, ऐसे अगर जैसे स्टेटमेंट रूप में पूछे कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 वाज रिजल्ट ऑफ माउंटबेटन प्लान। ओके, यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपके बन गए। तो देखते हैं इसके प्रोविजन, क्या प्रोविजन रहते हैं इस एक्ट के। तो इस एक्ट में पहली बात ये कह दी गई कि एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द सेटिंग अप ऑफ 2 इंडियन इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, यानी 2 स्वतंत्र डोमिनियंस यानी राज्यों का गठन किया जाएगा, टू बी नोन रेस्पेक्टिवली एज इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान का फॉर्मेशन होना इसका मेन प्रोविजन था ऑन 15 ऑफ अगस्त 1947, यानी दोनों ही देश जो है ब्रिटिश सुजरेंटी से कब आजाद होते हैं, 15 ऑफ अगस्त 1947 जैसे ये एक्ट इंप्लीमेंट होता है। द टेरिटरीज ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया वुड इंक्लूड द होल ऑफ ब्रिटिश इंडिया or exclusive of the territories constituting Pakistan, that is West Punjab, Balochistan, Northwest Frontier Province, Sindh and East Bengal। ठीक है, इंडिया के पास कौन सी टेरिटरी होगी, होल जितनी भी ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरी थी उस समय वो पूरी इंडिया डोमिनियन ऑफ इंडिया में शामिल होगी। एक्सक्लूसिव यानी छोड़ के जो पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूट, यानी पाकिस्तान के अंदर क्या क्या आता था उस समय, पाकिस्तान को कौन कौन सी टेरिटरी दी गई, एक तो दी गई वेस्ट पंजाब दिया गया, पंजाब को 2 भागों में बांटा गया। आई ऑलरेडी सेड इन लास्ट सेशन कि पंजाब और जो बंगाल है उसको बांटना था 2 भागों में, तो पंजाब और बंगाल को बांटा गया यानी कि ईस्ट एंड वेस्ट के अंदर। ठीक है, ये ईस्ट वाला, ये वेस्ट, ईस्ट वाला इंडिया की तरफ रहा और वेस्ट पंजाब जो है वो चला गया पाकिस्तान को। देन बलूचिस्तान जो हाई कमिश्नर्स की टेरिटरी थी बलूचिस्तान, जहाँ वो भी कंप्लीटली किसको दिया गया, पाकिस्तान को दिया गया। देन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाला जो हिस्सा है सिंध और ईस्ट बंगाल, बंगाल के भी 2 टुकड़े किए गए, ईस्ट और वेस्ट। तो वेस्ट वाला रहा इंडिया के अंदर और ईस्ट जो है वो बन गया पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट बंगाल जो है वो बन गया पाकिस्तान की टेरिटरी, तो ईस्ट बंगाल। तो पंजाब और बंगाल के 2 टुकड़े हुए, उसके अलावा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिंध वाला इलाका जो है, सिंध और बलूचिस्तान वाला इलाका जो है, खैबर पख्तूनवा वाला नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कौन सा, खैबर पख्तून, जो खैबर पास है वहां का पूरा एरिया जहां से डूरंड लाइन वगैरह ज्वाइंट होती है, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पूरा पाकिस्तान को दे दिया गया। और बाकी की जितनी भी रेस्ट ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी थी वो किस में रखी गई, डोमिनियन ऑफ इंडिया के अंदर। देयर वुड बी नो प्रोहिबिशन ऑफ एक्सेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट टू ईदर ऑफ द न्यू डोमिनियंस, और प्रिंसली स्टेट के लिए कोई भी ऐसा निषेधन नहीं था कि वो किसी भी डोमिनियन को ज्वाइन नहीं कर सकते। उनको छूट थी कि वो अपनी टेरिटोरियल कनेक्टिविटी के आधार पे किसी भी डोमिनियन को, चाहे वो पाकिस्तान को ज्वाइन करे चाहे वो इंडिया को ज्वाइन करे, ये उनको छूट थी, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। दे कैन बी इंडिपेंडेंट फॉर अ वाइल बट लेटर ऑन या अल्टीमेटली दे हैव टू ज्वाइन ईदर ऑफ द न्यू डोमिनियंस। देन यहाँ पे डोमिनियन बन गए, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान, फिर उनके लिए गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, जब तक कि ये पूरा काम नहीं हो जाता कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हो जाता और कंप्लीटली पावर का ट्रांसफर नहीं किया जाता, तब तक जो है ब्रिटिश इंटरफेरेंस रहेगा। तो ऐसे ही जैसे न्यू डोमिनियन क्रिएट होते हैं, मतलब ऐसे था कि दोनों मतलब देश जो है वो बनाया जाएगा, पार्टीशन किया जाएगा, भारत को आज़ादी दे दी जाएगी, लेकिन उनको डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, फॉर देयर डेवलपमेंट पर्पस, ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकते उनको। ब्रिटिश लोगों ने कहा कि फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट वी विल गिव यू द डोमिनियन स्टेटस, सो दैट कि आप हमारे अंडर में रहो और हमसे मतलब सारी चीजें सीखो कि भाई किस तरह से सरकार चलानी है, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग करनी है, किस तरह से पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करना है, ये सारी चीजें। देन उसके लिए फिर दोनों न्यू डोमिनियंस क्रिएट होते हैं और उनके लिए अलग अलग से जनरल गवर्नर जनरल जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय किंग। ठीक है, जो कि ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पे शो करता है। द लेजिस्लेचर ऑफ ईच डोमिनियन वुड हैव फुल पावर टू मेक लॉज फॉर दैट डोमिनियन इंक्लूडिंग लॉज हैविंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। ठीक है, और जो ईच डोमिनियन यानी इंडिया और पाकिस्तान की जो लेजिस्लेचर है उसके पास फुल पावर होगा कि वो किसी भी तरह का लॉ जो है वो बना सकती है
अपने खुद के डोमिनियन के लिए यानी अपने खुद के देश के लिए, और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कोई ऑपरेशन है उसके रिगार्डिंग भी वो लॉ मेकिंग कर सकती है। ठीक है, ऐसा भी लॉ बना सकती है जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से मेल नहीं खाता हो या उसके कॉन्ट्राडिक्शन में हो, वो सब इनको छूट थी कि अब न्यू लेजिस्लेचर है, आपका देश है, आप अपने हिसाब से लॉ बनाओ, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए, तो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने यहाँ पे माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, और साथ में प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान के कौन बनते हैं? पाकिस्तान के गवर्नर जनरल जो है वो बनाया जाता है जिन्ना को। जिन्ना अपॉइंटेड एज गवर्नर जनरल, एंड प्राइम मिनिस्टर जो है वो लियाकत अली खान। लियाकत अली खान। ठीक है, तो ये जो गवर्नर जनरल की पोस्ट है ये किंग के द्वारा अपॉइंट की गई। ठीक है, जो कि ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशन को शो करता है, और ये एक ट्रांजिशन पीरियड के लिए। ठीक है, फिर जब दोनों ही देशों के अपने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग का काम पूरा हो गया और जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया दोनों ही देशों का, तो फिर 1947 का जो ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है इसको रिपील कर दिया जाता है दोनों ही देशों में। ठीक है, भारत के अंदर अगर बात करो तो आर्टिकल 395 के तहत इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 को रिपील किया गया। क्वेश्चन कैन बी फ्रेम फ्रॉम हियर। ठीक है, और ये यहाँ से भी कह सकते हैं कि भाई जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू हुआ तो फर्स्ट इंडिया के जो गवर्नर जनरल है वो बने लॉर्ड माउंटबेटन विद प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, और होम मिनिस्टर आपके बनते हैं यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल जो है वो बनते हैं आपके होम मिनिस्टर। ठीक है, और पाकिस्तान का सीन जिन्ना जो है गवर्नर जनरल बनते हैं और प्राइम मिनिस्टर बनते हैं लियाकत अली खान। देन नेक्स्ट प्रोविजन ये था कि पहले तो डोमिनियन बना दो, ठीक है, पार्टीशन कर दो, देन वहां पे गवर्नर जनरल नियुक्त करो, देन ब्रिटिश जो अथॉरिटी है या ब्रिटिश सुजरेंटी है वो कंप्लीटली अबॉलिश कर दी जाएगी। ठीक है, डोमिनियन वाज अबॉलिश्ड, यानी कि नो एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट वुड एक्सटेंड टू ईदर ऑफ द डोमिनियन, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा किसी भी तरह का एक्ट अगर पास किया जाता है तो वो इन दोनों डोमिनियंस के ऊपर लागू नहीं होगा, यानी कि ब्रिटिश जो है वो अपनी अथॉरिटी को यहाँ से अबॉलिश कर रहे हैं। द डोमिनियन लेजिस्लेचर्स वर गिवन फुल लेजिस्लेटिव सोवरेंटी। ठीक है, तो जो इन देशों की अपने अपने लेजिस्लेचर थी उनको फुल पावर दी गई लेजिस्लेचर सोवरेंटी की। ठीक है, यानी अपने लिए लॉ बनाने की। एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट्स लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द डोमिनियन वाज अबॉलिश्ड, और इनके जो लेजिस्लेटिव अफेयर्स थे इन दोनों ही डोमिनियन के, उन पर से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लेजिस्लेटिव जो कंट्रोल था वो कंप्लीटली अबॉलिश्ड कर दिया गया, यानी अब ब्रिटिश पार्लियामेंट को कोई हक नहीं है इन दोनों डोमिनियंस के रिगार्डिंग कोई भी एक्ट या डिसीजन मेकिंग करने का। और इसी के साथ ही ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो भी यहाँ से अबॉलिश्ड या एंड कर दी जाती है, यानी पहले जो लॉ एंड ऑर्डर मेकिंग वगैरह सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी जब इनका राज था वो सभी चीजें यहाँ से अब खत्म कर दी जाती है इस एक्ट के लागू होने के साथ ही। देन हम आते हैं प्रिंसली स्टेट के रिगार्ड्स द प्रिंसली स्टेट, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई। द सुजरेंटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन लेप्स्ड। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के साथ जो भी इनकी ट्रिटीज थी वगैरह वो सब लेप्स्ड कर ली जाती है, और ऑल ट्रिटीज एंड अग्रीमेंट्स रिलेटिंग टू देम एज ऑल्सो टू द ट्राइबल एरियाज लेप्स्ड। और ट्राइबल एरिया के साथ भी सेम, प्रिंसली स्टेट और ट्राइबल एरिया के साथ जो भी अग्रीमेंट्स थे जो भी इनकी ट्रिटीज है वो कंप्लीटली लेप्स्ड कर दी जाती है। The British Crown would no longer exercise any function in regard to any of these territories। ठीक है, और ब्रिटिश क्राउन अब आगे से कोई भी इन टेरिटरीज के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन मेकिंग या कोई भी एनी काइंड ऑफ फंक्शंस जो है वो नहीं करेंगे। और प्रिंसली स्टेट के लिए ये व्यवस्था की गई कि आप अपनी टेरिटोरियल कनेक्टिविटी के आधार पर, वी कैन से टेरिटोरियल कॉन्टिग्यूटी के आधार पर आप या तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो या फिर इंडिया को ज्वाइन कर लो, बट यू कांट रिमेन इंडिपेंडेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, मतलब फॉर सम टाइम
जब तक कि आप ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर देते कि आपको पाकिस्तान में जाना है या इंडिया में जाना है, ट्रांजिशनल पीरियड जब पावर का ट्रांसफर हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हो रही है, इस पीरियड के अंदर आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो, लेकिन आपको फिर फाइनल डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा कि आप कौन से डोमिनियन को ज्वाइन करना चाहते हो। ट्राइबल एरियाज के साथ भी जो इनकी ट्रीटीज थी वो सारा चीज़ें भी यहाँ पे लैप्स कर दी जाती है, और इनके ऊपर कंट्रोल की जो अथॉरिटी थी वो आगे किसी भी सक्सेसर गवर्नमेंट को नहीं दी जाती है। ठीक है, ये कंप्लीटली इनके ऊपर डिसीजन मेकिंग छोड़ दी गई कि वो किनको ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसके लिए माउंटबेटन जो तो चैम्बर ऑफ प्रिंस के साथ मीटिंग की, यानी राजकुमारों का जो मंडल होता है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, तो उन राजाओं के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक करके उनको भी फाइनल कहा कि आप कौन से डोमिनियन को ज्वाइन करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। हमारी जो सुजरेंटी है या जो हमारी अथॉरिटी है वो किसी भी सक्सेसर गवर्नमेंट को ट्रांसफर नहीं करेंगे, होल आपके ऊपर ये डिसीजन मेकिंग छोड़ते कि आपको कौन से डोमिनियन को ज्वाइन करना है, इधर यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिया। देन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उसके द्वारा जो भी अपॉइंटमेंट की जाती थी वो डिसकंटिन्यू कर दी गई, चाहे वो इंडियन सिविल सर्विसेज में हो और अदर सर्विसेज में। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा यहाँ पे अपॉइंटमेंट की जाती थी उनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, लेकिन बाकी जो सर्विसेज थी जैसे इंडियन पुलिस सर्विसेज है, इंडियन सिविल सर्विसेज, इनको कंटिन्यू रखा गया, लेकिन जो अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा की जाती थी उनको डिसकंटिन्यू किया गया। ठीक है, then next provision है the Constituent Assembly of India would exercise the power of the legislature in Dominion of India. A new Constituent Assembly was to be formed for Pakistan and it would exercise the power of the legislature in that Dominion. ठीक है, जो Constituent Assembly already exist कर रही है, यानी जो 6 दिसंबर 1946 के अंदर Constituent Assembly की जो फॉर्मेशन हुई थी टू मेकिंग द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, तो वो यहाँ पे कंटिन्यू रन कर रही थी, अपना काम कर रही थी। तो वो जो थी वो इंडिया के लिए थी, और जो पाकिस्तान के लिए है वो उसके लिए न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन करनी होगी। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो 6 दिसंबर 1946 से है, ये इंडिया डोमिनियन ऑफ इंडिया के लिए है, एंड इट हैड ऑल पावर टू मेक लेजिस्लेचर फॉर डोमिनियन ऑफ इंडिया, एंड न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी फॉर्म फॉर पाकिस्तान। और उसको वो जो है कंप्लीट पाकिस्तान के डोमिनियन के लिए लेजिस्लेचर की मेकिंग करेगा। ठीक है, सॉरी। और इसी के साथ ही द टू डोमिनियंस एज ऑल्सो द प्रोविंसेस would be governed as nearly as may be in accordance with the Act of 1935 unless and until the Constituent Assembly concerned made other provinces. ठीक है, जो एक्ट ऑफ 1935 के अंदर जो प्रोविंसेस बनाए गए थे और उनको जिस तरह से गवर्न किया जा रहा था, ठीक है, जैसे कि बंगाल बनाया गया और जो असम का रीजन था, सिलहट वगैरह वाला एरिया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला एरिया, जो 1935 के अंदर जो अरेंजमेंट किया गया था प्रोविंसेस को लेके, वो उसी तरह से गवर्न किए जाएंगे जब तक कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपना पूरा लेजिस्लेचर मेकिंग नहीं कर देते। लेकिन यानी कि अब जो भी प्रोविंसेस रिलेटेड जो लॉ एंड ऑर्डर का पूरा मेंटेनेंस है या मैनेजमेंट है वो किस तरह से किया जाएगा, जो एक्ट ऑफ 1935 के अंदर प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। एंड अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट द प्रिंसली स्टेट वर थ्योरेटिकली फ्री टू ज्वाइन ईदर इंडिया और पाकिस्तान और टू एंटर इनटू पर्टिकुलर पॉलिटिकल अरेंजमेंट विद ईदर ऑफ देम। ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट को थ्योरेटिकली अगर कहे तो वो फ्री थी इंडिया या पाकिस्तान को ज्वाइन करने के लिए। उसी के साथ ही या तो वो ज्वाइन करे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करे, या फिर कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल एग्रीमेंट साइन करे, चाहे वो पाकिस्तान के साथ साइन करे या इंडिया के साथ साइन करे। ठीक है, तो ये कुछ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के बेसिक प्रोविजंस थे। बेसिकली क्या था कि जो माउंटबेटन प्लान था उसी को यहाँ पे लागू किया गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के नाम से। तो माउंटबेटन प्लान ने क्या कहा कि जो ब्रिटिश टेरिटरी है उसको दो भागों में बांट दी जाएगी, इंडिया और पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान के पास वाला कौन सा एरिया होगा? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो खैबर पख्तूनवा वाला है, बलूचिस्तान जो हाई कमीशन के पास हुआ करता था, बलूचिस्तान वाला एरिया, देन वेस्ट पंजाब होगा उसके पास, और ईस्ट बंगाल होगा।
ये एरिया पाकिस्तान को दे दिया गया और माउंटबेटन ने एज प्रॉमिस किया था कांग्रेस को कि वो कोशिश करेंगे कि कम से कम टेरिटरी देके पाकिस्तान का क्रिएशन किया जाए, यानी बहुत बड़ी लार्जर टेरिटरी पाकिस्तान को नहीं दी जाएगी, छोटा सा टेरिटरी जो है पाकिस्तान को दिया जाएगा, सो दैट कि जो यूनियन ऑफ इंडिया है उसका सपना या ड्रीम जो है वो बना रहे। देन प्रिंसली स्टेट के साथ कहा गया प्रिंसली स्टेट को कि अपनी ज्योग्राफिकल कॉन्टिग्यूटी या टेरिटोरियल कनेक्टिविटी के आधार पर वो पाकिस्तान, इंडिया दोनों में से किसी एक डोमिनियन को ज्वाइन करे, ठीक है। लेकिन उनको इंडिपेंडेंट रहने का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। अगर उनको इंडिपेंडेंट रहने का ऑप्शन दिया जाता तो इस तरह से तो बहुत सारे छोटे छोटे जो प्रिंसली स्टेट है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखते और जो यूनियन ऑफ इंडिया है, यूनियन ऑफ इंडिया वो कभी भी उसका फॉर्मेशन नहीं होता। बहुत छोटे छोटे देश जो है ब्रिटिश टेरिटरी से बन जाते, जो कि अल्टीमेटली एक चैलेंजिंग पोजीशन होती है या जियो स्ट्रेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो वो इंडियन डोमिनियन के लिए एज अ खतरा के रूप में ही होती, ठीक है। तो बाकी की जो टेरिटरी है वो इंडिया के पास रह गई। ये वाली टेरिटरी किनको दे दी? पाकिस्तान को। पाकिस्तान का फॉर्मेशन हो जाता है। दोनों ही देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होते हैं। यहाँ पे गवर्नर जनरल फर्स्ट जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं और यहाँ पे जो गवर्नर जनरल है वो बनते हैं जिन्ना, ठीक है। तो जिन्ना को यहाँ गवर्नर जनरल बनाया गया। गवर्नर जनरल इसलिए जैसे ही दोनों देश आज़ाद हुए उनको डोमिनियन शिप दी गई, यानी डोमिनियन का दर्जा दिया गया, ठीक है, सो दैट कि उनका डेवलपमेंट हो सके अंडर द सर्विलेंस ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी, ठीक है। और पाकिस्तान और इंडिया का फॉर्मेशन हो जाता है और इस तरह से दो देश बन जाते हैं। प्रिंसली स्टेट और ट्राइबल एरिया के साथ दोनों के साथ जो भी इनकी ट्रीटीज और अग्रीमेंट्स थे वो लैप्स्ड हो जाते हैं और इनकी जो आगे इनको कंट्रोल करने की जो अथॉरिटी है वो सक्सेसर अथॉरिटी को ना देके इनके ऊपर डिसीजन मेकिंग छोड़ दी जाती है कि वो किनको ज्वाइन करना चाहते हैं, पाकिस्तान या फिर इंडिया को, ठीक है। और जब तक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता तब तक जो 1935 के एक्ट के द्वारा जिन प्रोविंसेस को गवर्न किया जा रहा है उसी तरह से उनको गवर्न किया जाएगा। साथ ही दोनों देशों के लिए अलग अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का काम था। पाकिस्तान के लिए तो न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑलरेडी इन एग्जिस्टिंग है 1946 से, वो अपना काम कर ही रही है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का, वो होगी इंडिया के लिए। और जो भी ब्रिटिश कंट्रोल और ब्रिटिश सुजरेंटी है या जो ब्रिटिश रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको यहाँ डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, लैप्स कर दिया जाएगा और जो स्टेट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसके द्वारा जो भी अपॉइंटमेंट की जाती थी उनको भी डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा एंड अदर सर्विसेज जो है ऐसे कैसे कंटिन्यू रखी जाएगी। तो ये सब बेसिक प्रोविंसेस किए गए, प्रोविजन किए गए इन द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और इसी के साथ दोनों देशों को ब्रिटिश अथॉरिटी से फ्रीडम मिल जाती है। नाउ अब आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट और वी कैन से नेटिव स्टेट। तो यहाँ पे दोनों डोमिनियन का क्रिएशन हो जाता है, ठीक है, उनको उनकी टेरिटरी भी दे दी जाती है। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट का क्वेश्चन था कि उनको जो इंडिपेंडेंस दी गई इन द सेंस कि थ्योरेटिकली उनको कहा गया कि आप चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाइए अकॉर्डिंग टू योर टेरिटोरियल कनेक्टिविटी और इधर इंडिया में, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक रेस चालू होती है अलग से। पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही इन प्रिंसली स्टेट के साथ जो है समझौते करने लगते हैं, अग्रीमेंट करने लगते हैं, उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश करने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब देश आजाद हुआ तो उस समय कुल मिला के 562 यानी 562 टोटल प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको इंडिया के अंदर शामिल करना एक बहुत चैलेंजिंग टास्क था। और ये चैलेंजिंग टास्क जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से किसी ने फुलफिल किया तो वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उस समय जो होम मिनिस्ट्री दी गई थी या जो होम मिनिस्टर बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन 562
जो प्रिंसली स्टेट थे उनको डोमिनियन ऑफ इंडिया के अंदर शामिल करने में या उनको अपनी तरफ लाने में सक्सेस रहे। बस खाली 3 ऐसे प्रिंसली स्टेट रह जाते हैं जो कि एक सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने चैलेंज पोज करते हैं। वो 3 थे कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। इन 3 प्रिंसली स्टेट्स के अलावा, इन 562 में से 3 प्रिंसली स्टेट के अलावा बाकी सारे प्रिंसली स्टेट्स ने डोमिनियन ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर लिया। यानी यहाँ पे वी कैन से तो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर लिया, ठीक है। यानी वो इंडिया में डोमिनियन ऑफ इंडिया को ज्वाइन करने के लिए राजी है, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। ये सारी टर्म्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो 562 में से सबसे पहले अगर किसी ने किया तो बीकानेर के राजा थे शार्दुल सिंह जी। तो सॉरी वेट, बीकानेर और भोपाल जैसे प्रिंसली स्टेट है, उन्होंने सबसे पहले इंडिया डोमिनियन ऑफ इंडिया के अंदर शामिल हुए। तो बीकानेर के उस समय जो राजा थे वो थे शार्दुल सिंह जी। तो राजस्थान के अंदर अगर एग्जाम होते तो वहां पूछे जा सकता है कि सबसे पहले जो कौन सी प्रिंसली स्टेट थी जिन्होंने डोमिनियन ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया बाय साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, तो दैट इज बीकानेर, ठीक है। बीकानेर के उस समय तत्कालीन राजा कौन थे? शार्दुल सिंह जी। तो देखते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट किस तरह से होता है। तो समझ में आ गया। 562 उस समय प्रेजेंट प्रिंसली स्टेट थे, उसमें से सबने ज्वाइन कर लिया था, लेकिन ये 3 स्टेट जो है वो चैलेंज पोज कर रहे थे और इनको भी फाइनली बाद में डोमिनियन ऑफ इंडिया में शामिल कर लिया गया। कश्मीर जो है वहां के राजा हरि सिंह के ऊपर पाकिस्तान के जो कबायली थे उन्होंने अटैक कर लिया। बेसिकली कबायलियों के रूप में वो पाकिस्तान आर्मी के ही सैनिक थे, उन्होंने अटैक किया। तो राजा हरि सिंह जी ने खुद को बचाने के लिए भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर लिया। जूनागढ़ के अंदर जनमत संग्रह यानी पब्लिक रेफरेंडम के द्वारा यहाँ पे जूनागढ़ को भी इंडियन डोमिनियन में शामिल कर दिया। और हैदराबाद जो था वहां पे पुलिस कार्रवाई की गई, यानी कि इंडियन आर्मी जो है वहां पे मार्च करती है कंप्लीटली और निजाम को घुटने टिकवाती है और निजाम को फाइनली मेमोरेंडम ऑफ असेशन या फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करने के लिए मजबूर किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इन तीनों को भी डोमिनियन ऑफ इंडिया में मिला दिया जाता है। लेकिन देखते हैं किस तरह से स्टार्टिंग होती है प्रिंसली स्टेट के साथ। दोनों डोमिनियन बन जाते हैं, भारत और पाकिस्तान। उसके साथ जो प्रॉब्लम अरेज होती है वो होती है 562 लार्ज एंड स्मॉल इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट के अमलगेमेशन के इनटू द इंडियन यूनियन। अब डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्निंग इंडिया के साथ साथ ये इंडिपेंडेंट जो प्रिंसली स्टेट थे ये किस तरह से मतलब एक तो आपको डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्निंग इंडिया बनाना है, उसके साथ जो है ये इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट एक तरह से डेलिकेट और डिफिकल्ट और चैलेंजिंग टास्क था। द प्रिंसेस हैड बीन गारंटीड देयर सोवरेंटीज, ठीक है, एंड सब्जेक्ट ओनली टू ब्रिटिश पैरामाउंटेसी। तो यहाँ पे जो प्रिंसेस है उनको गारंटी दी गई थी उनके सोवरेंटी की कि हम जब देश आजाद होगा तो ब्रिटिश पैरामाउंटेसी खत्म होने के साथ आप अपनी सोवरेंटी को एंजॉय करोगे, ठीक है। तो ये सोवरेंटी को उनको बरकरार रखनी थी। साथ ही जो प्रिंसेस थे, जो राजकुमार थे, जो राजा थे अपने प्रिंसली स्टेट के, उनका एटीट्यूड टुवर्ड द नेशनल कांग्रेस जो था, इंडियन नेशनल कांग्रेस था, वो थोड़ा सा हॉस्टाइल भी था। वो थोड़ी सी कम बनती थी उनकी। बिकॉज क्यों कम बनती थी? देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पे डेमोक्रेसी लाना चाह रहे थे। क्या लाना चाह रहे थे? डेमोक्रेटिक आइडियाज के सपोर्टर थे। तो जो प्रिंसली स्टेट थे वो डेमोक्रेसी क्यों चाहेंगे अपने स्टेट में? वो अगर अपना जो वर्चस्व है, जो अपनी रेस्पेक्ट वगैरह है, जो उनकी लेविश लाइफ है, उनको बरकरार रखने के लिए, उस टेरिटरी के ऊपर अपना कंट्रोल रखने के लिए वो डेमोक्रेसी को थोड़ी ना सपोर्ट करेंगे। तो इस वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ जो ये प्रिंसेस थे, जो राजकुमार थे, ये थोड़ा सा हॉस्टाइल बिहेवियर रखते थे, यानी थोड़े से हॉस्टाइल थे उनकी तरफ, उनको पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो फ्यूडलिज्म को सपोर्ट करते थे। फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद को सपोर्ट करने वाले थे।
तो अब जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट यहाँ पे बनेगी तो ऑब्वियसली इन प्रिंसली स्टेट का क्या हाल होने वाला है, डेमोक्रेसी सब जगह लागू हो जाएगी और उनके जो प्रोरोगेटिव्स है, जो उनका कंट्रोल है, टेरिटोरियल कंट्रोल है, वो सब लैप्स हो जाएगा। इस वजह से जो राजकुमार थे वो चाह रहे थे कि उनके साथ आए जो उनको बढ़िया ऑफर देगा, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ हो चाहे इंडिया की तरफ से, जिधर से भी उनको अच्छे ऑफर मिलेंगे, जिनके अंदर उनका कंट्रोल, टेरिटोरियल कंट्रोल बना रहे, उनके जो प्रोरोगेटिव्स है वो बने रहे, प्रिविलेज है वो बने रहे, तो वो उनको ज्वाइन कर लेंगे विदाउट एनी सेकेंड थिंकिंग। ठीक है, तो ऐसे फिर पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही फिर होड़ में लग गए। मोस्टली तो पाकिस्तान जो था सबको अपनी तरफ लाने के लिए उनको लुभावने लुभावने ऑफर दे रहा था। ठीक है, उनमें से अपना एक था जोधपुर। जोधपुर के राजा उस समय थे हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह जी पहले जो है थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ मिलने जा रहे थे, कि वो कह भी रहे थे कि हमारा जो है ज्योग्राफिकल कनेक्टिविटी पाकिस्तान की तरफ ज्यादा बनती है, बिकॉज पाकिस्तान की तरफ से इनको थोड़े से लुभावने ऑफर मिल रहे थे कि हाँ चलो आप हमारी तरफ आ जाओ, हम आपको ये कंट्रोल और इतनी सारी जो प्रोरोगेटिव और प्रिविलेज है वो प्रोवाइड करेंगे। लेकिन फाइनली इनको भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी ग्रेट डिप्लोमेसी और ग्रेट टैक्टिक्स की वजह से अपनी तरफ शामिल कर लेते हैं और जो जोधपुर है वो भी इंडियन यूनियन में शामिल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इन राज घरानों में यानी जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके अंदर एजिटेशन चालू हो जाता है फॉर द होम रूल के लिए, यानी कि हम अपना सेल्फ रूल चाहते हैं। ठीक है, द पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एडमिटिंग द राइट ऑफ द स्टेट टू रिमेन इंडिपेंडेंट एडवाइजिंग इंटीग्रेशन वाज अनहेल्पफुल इन इट्स एम्बिग्यूटी। ठीक है, और जो सिचुएशन चल रही थी, एक अस्पष्ट जो अस्पष्ट सिचुएशन या वी कैन से परिस्थिति चल रही थी, उसके अंदर उनको ना तो इंडिपेंडेंट रखा जा सकता है, ना ही उनको किसी के अंदर मर्ज किया जा सकता। वो कंप्लीटली उनके ऊपर छोड़ दिया था कि वो किसके अंदर मर्ज होना चाहते हैं। ठीक है, माउंटबेटन ने तो उनको चैम्बर ऑफ प्रिंस की जब मीटिंग ली थी तो उनको समझाया था कि आप जो डोमिनियन ऑफ इंडिया है या यूनियन ऑफ इंडिया उनको ज्वाइन कर लो। ठीक है, लेकिन साथ ही ये क्लॉज रखते हुए कि प्रिंसली स्टेट है उनको उनका डिसीजन होगा वो किस में मिलना चाहिए। ये भी शो कर रहा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा बायस है टुवर्ड द पाकिस्तान। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस जो ये एम्बिग्यूटी थी, ये अस्पष्टता थी, उसको भांपा और इसका नतीजा क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इस फोरसाइटनेस को रखते हुए उन्होंने डिसीजन मेकिंग स्टार्ट की। फटाफट जो मेजर ऑफ द प्रिंसली स्टेट थे उनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करवाए अपने डिप्लोमेसी के आधार पर। तो इस तरह से जो प्रिंसेस थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ हॉस्टाइल नेचर रखते थे, बिकॉज दे डोंट वांट डेमोक्रेसी इन देयर एरिया, दे वांट टू कंट्रोल देयर एरिया एंड दे वांट टू रिमेन राजा ओवर देयर। ठीक है, वो फ्यूडलिज्म को सपोर्ट करने वाले थे और इसी के साथ ही वो अपने प्रिविलेज एंड प्रोरोगेटिव जो थे उनको नहीं छोड़ना चाहते थे। विशेष अधिकार और जो उनके प्रिविलेज थे उनको वो नहीं छोड़ना चाहते थे, और जो इनके प्रिविलेज और प्रोरोगेटिव्स को ज्यादा सिक्योर रखने के अग्रीमेंट लाएगा, इस तरह के उनके साथ जो ऑफर लाएगा वो उनको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये चैलेंज था सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने कि किस तरह से इनको समझाकर इंडियन यूनियन में शामिल किया जा सके, सो दैट कि इंडियन यूनियन की जो टेरिटरी है वो बढ़े और साथ ही जो एक यूनाइटेड इंडिया का जो सपना देखा था वो फ्लरिश हो सके। Mountbatten had stated that paramountcy would lapse on 15 August 1947, that it would be impossible to transfer it to any other power, and that the princes would be free to decide whether to join India or Pakistan or remain independent. ठीक है, अब यहाँ पे माउंटबेटन ने ये कह दिया था कि 15 अगस्त 1947 को जो ब्रिटिश पैरामाउंटेसी है, यानी जो ब्रिटिश ट्रीटीज और अग्रीमेंट है विद दीज प्रिंसली स्टेट, वो लैप्स्ड हो जाएगी और उसके बाद ब्रिटिश अथॉरिटी के पास कोई ऐसा पावर नहीं होगा कि इन जो टेरिटरीज है, जो प्रिंसली स्टेट है, उनका कंट्रोल किसी अदर पावर के हाथ में दे, या जो भी सक्सेसर गवर्नमेंट आती है, सक्सेसर अथॉरिटी आती है, उनके हाथों में दे। ये पावर कंप्लीटली ब्रिटिश अथॉरिटी के पास खत्म हो जाएगी और ये कंप्लीट डिसीजन किनका होगा, उन प्रिंसली स्टेट का होगा कि वो इंडिया ज्वाइन करना चाहे, पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहे या रिमेन या इंडिपेंडेंट रहना चाहे। तो इनमें से 562 में से ओनली 3 जो है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, दैट इज हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। तो कश्मीर
जूनागढ़ और हैदराबाद, देखो कश्मीर जो है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, वो ना तो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता था, ना इंडिया के साथ मिलना चाहता था। जूनागढ़ के अंदर क्या सिचुएशन थी, जूनागढ़ का जो राजा था वो तो था मुस्लिम, और मेजॉरिटी ऑफ द जो पब्लिक थी वो क्या थी, हिंदू थी। तो मुस्लिम राजा और हिंदू प्रजा, तो जूनागढ़ के अंदर ये जूनागढ़ का जो शासक था वो जो प्राइम मिनिस्टर था अपना पाकिस्तान का, लियाकत अली खान, उससे इन्फ्लुएंस हो रहा था। और इस वजह से इस मुस्लिम जूनागढ़ के मुस्लिम शासक ने ये कहा कि ये पाकिस्तान के साथ मिलेगा और साथ ही जो इसके एरिया में हिंदूज रह रहे उनको माइग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से भी थाउजेंड्स ऑफ द हिंदूज हैव टू लीव द जूनागढ़ टेरिटरी, और इस तरह से ये मिलेगा। तो ये भी एक चैलेंजिंग टास्क था कि वापस एक तो माइग्रेशन यहाँ पे हो ही रहा है हिंदू मुस्लिम का इतना बड़ा, और साथ में इस पेनिनसुला स्टेट का भी होगा, तो ये भी सही नहीं है, हजारों लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये था। और जो हैदराबाद है उसके अंदर भी सेम मुस्लिम शासक था, और प्रजा कौन सी थी, वही हिंदू। और हैदराबाद का जो निजाम था वो भी क्या चाहता था, पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता था। तो होल मुस्लिम वर्ल्ड जो था वो हैदराबाद के साथ सिंपैथी रख रहा था। तो हैदराबाद के अंदर भी फाइनली जो पुलिस कार्रवाई से इसको भी इंडियन यूनियन में मिला दिया गया था। तो जूनागढ़ और हैदराबाद दोनों ही पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, और कश्मीर जो है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, वो ना तो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहता था, ना ही इंडिया को ज्वाइन करना चाहता था, ठीक है। So before that day, most of the princes were induced to sign the instrument of accession by which they agreed to accede to India or Pakistan, to whichever country their territory was contiguous. ठीक है। तो इस तरह से उस समय उसी मतलब 15 अगस्त के उसी दिन को या उसे एक दिन पहले उन प्रिंसेस को इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करवाने के लिए अग्री किया जाता है, सो दैट कि वो इंडिया या पाकिस्तान में किस में मिलना चाहते हैं वो अपनी टेरिटोरियल कंटिग्यूटी के आधार पर डिसीजन कर ले, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो है वो साइन कर ले। दिस असेशन वाज टू बाइंड प्रिंसेस दैट द असेशन of their state would not commit them to any future form of internal government, ठीक है। तो पहला कि ये जो असेशन है ये बाइंड करता है उन प्रिंसेस को, यानी कि निषेध करता है उन प्रिंसेस को, वहां के राजाओं को, कि वो किसी भी तरह की इंटरनल गवर्नमेंट अपने राज्य में फॉर्म नहीं करेंगे, वो अपने आप को सौंप रहे हैं या तो पाकिस्तान को या इंडिया को। अब इंडिया और पाकिस्तान की जो लेजिस्लेटिव बॉडी होगी वो उनके लिए लेजिस्लेशन बनाएगी या उनके लॉ एंड ऑर्डर को फ्रेम करेगी, उनको इंटरनल गवर्नमेंट फॉर्म करने का कोई भी अधिकार नहीं होगा जैसे पहले होता था। और इसी के साथ ही जो उनका मेथड ऑफ चूजिंग रिप्रेजेंटेटिव टू द फेडरल लेजिस्लेचर था वो भी समाप्त हो जाएगा। पहले ये अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में है, लेजिस्लेचर के अंदर है, फेडरल लेजिस्लेचर के अंदर, वो नॉमिनेट करके भेजते थे। लेकिन अब क्या होगा, इसके बाद से ना तो वो इंटरनल गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, ना ही वो नॉमिनेट कर सकते हैं, बजाय कि अब क्या होगा, इलेक्शन के थ्रू ही उनके एरिया से भी रिप्रेजेंटेटिव जो है वो फेडरल लेजिस्लेचर के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक तो मेथड ऑफ चूजिंग रिप्रेजेंटेटिव विल बी एंडेड, एंड इंटरनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन भी वो नहीं कर सकते इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को साइन करने के साथ ही। देयर वर सम प्रिंसेस हु cherished the hope of maintaining their sovereignty even after the departure of the British। तो कुछ ऐसे राजा थे प्रिंसली स्टेट के जो इस होप में थे, इस आशा में थे कि जब ब्रिटिश चले जाएंगे तो वो अपनी फुल सोवरेंटी को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से वो डील कर रहे थे पाकिस्तान और इंडिया के साथ कि जो उनके प्रोरोगेटिव्स और जो उनके प्रिविलेज है उनको जो बेटर तरीके से जो सिक्योर कर पाएगा वो देश के साथ ये मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस होप में थे, लेकिन उनको कंप्लीट इंडिपेंडेंट रहने का प्रोविजन नहीं था, ये प्रोविजन मना कर दिया गया था। उनको किसी ना किसी के साथ मिलना था, लेकिन जो देश इनको ज्यादा प्रोरोगेटिव्स और ज्यादा प्रिविलेज देगा वो उनके साथ ही मिलेंगे, सो दैट के वो अपनी फुल सोवरेंटी को एंजॉय कर सकते इन देयर टेरिटोरी। लेकिन जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन इंडिया के साइन कर लिया उनको फिर प्रीवी पर्सेस दिए गए, यानी कि उनको वेतन भत्ता दिया गया, यानी पेंशन ऑफ कर दिया गया। और ये प्रीवी पर्सेज 1971 में इंदिरा गांधी ने बंद कर दिए, ठीक है। प्रीवी पर्सेज का कहने का मतलब वो प्रिंसली स्टेट के राजा थे किसी समय में, और वो अब जो
उनकी जो टेरिटरी है वो अब इंडियन यूनियन से बिलोंग करती है, लेकिन उनको अपने गुजारे के लिए और अपने जो लेविश लाइफ है उसको मेंटेन करने के लिए उनको प्रीवी पर्सेस दिए जाते थे। ये 1937 के अंदर इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा बंद कर दी जाती है, ठीक है, 1971 के अंदर, सॉरी। तो इस कारण से इस प्रोविजन की वजह से, यानी कि मतलब प्रिंसली स्टेट को छूट है कि वो किस यूनियन के साथ मिले या किस देश के साथ मिले, तो इस तरह से एक फियर्स कंपटीशन बिटवीन द पाकिस्तान और इंडियंस लीडर के बीच में चालू हो जाता है टू सिक्योरिंग द असेशन ऑफ प्रिंसेस टू देयर रिस्पेक्टिव डोमिनियन। यानी अपने डोमिनियन के अंदर, यानी पाकिस्तान चाहता था कि ये प्रिंसली स्टेट हमारे साथ मिले और इंडिया चाहता था कि ये प्रिंसली स्टेट हमारे साथ मिले। तो इस तरह से उनको उनके असेशन को सिक्योर करने के लिए पाकिस्तान और इंडियन लीडर जो है वो एक कंपटीशन में उतरते हैं। The British ruler were not as keen as Congress leader that the princes should opt to form the Indian Union and lose their territories and their prerogatives. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो ब्रिटिश रूलर थे वो इतना ज्यादा कीन नहीं थे, यानी इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे लाइक कि कांग्रेस लीडर, कि वो प्रिंसेस को मनाए, थोड़ा सा उनको मतलब समझाए कि इंडियन यूनियन के साथ मिल जाओ, अपनी टेरिटरी को छोड़ दो और अपने जो प्रोरोगेटिव्स है उनको भी छोड़ दो, ठीक है। इससे तो ये लग रहा था कि मतलब ये सस्पेक्ट हो रहा था कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो है वो थोड़े से पाकिस्तान की तरफ पार्शियल है, ठीक है, पाकिस्तान की तरफ जो है पार्शियल है, क्योंकि वो उनको समझाने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि आप इंडियन यूनियन के साथ मिलिए, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस सस्पिशियस को भांप लिया और उन्होंने फिर अपना जो एक्शन है फटाफट जितने जल्दी हो सके प्रिंसली स्टेट्स को इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करवाए एनी हाउ, ठीक है। तो वो अपने काम में चालू हो जाते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल मैदान में उतरते, ही टुक चार्जेस ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट इन जुलाई 1947 एंड ही सेंस द अर्जेंट एंड इंपेरेटिव नीड ऑफ द प्रिंसली स्टेट विद इंडिया, ठीक है। और तो उन्होंने मतलब अर्जेंट और इंपेरेटिव नीड समझी प्रिंसली स्टेट को भारत में मिलाने की, एंड वो अपने काम में लग गए। पटेल सॉ डेंजर टू द इंडियन यूनियन, कि जिस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट प्ले कर रही है अपना रोल और जो पाकिस्तान जिस तरह से लगा हुआ है उनके जो प्रिंसली स्टेट के असेशन को सिक्योर करने में, उस तरह से पटेल इस चीज को डेंजर के रूप में देख रहे थे कि ये एक इंडियन यूनियन के लिए डेंजर होगा अगर मेजोरिटी ऑफ द प्रिंसली स्टेट जो है वो पाकिस्तान में मिल जाते हैं तो, ठीक है। इन सच अ सिचुएशन एंड अपील टू द पेट्रियोटिक, देखो एक बात देखो कि पाकिस्तान को माउंटबेटन ने क्या कहा कि कम से कम टेरिटरी देके हम पाकिस्तान बनाएंगे और जो मेजर ऑफ द टेरिटरी है वो इंडिया के पास रखेंगे, यानी इंडियन यूनियन का जो सपना है वो फ्लरिश हो सके, ठीक है। ये बात सही है, लेकिन इस क्लॉज को रखा प्रिंसली स्टेट के साथ, इस क्लॉज को रखा कि आप या तो पाकिस्तान में मिल जाओ या इंडिया में मिल जाओ या इंडिपेंडेंट रहो। तो प्रिंसली स्टेट अगर मेजोरिटी ऑफ द प्रिंसली स्टेट पाकिस्तान के साथ मिल जाती है, पाकिस्तान तो वैसे भी था ही लुच्चा, है ना, वो तो मतलब एनी हाउ वो चाहता ही था कि प्रिंसली स्टेट हमारे साथ आए, तो वो उनको लुभावने प्रोरोगेटिव्स और प्रिविलेज देगा ही देगा, है ना, और कैसे भी करके उनका असेशन जो है वो सिक्योर करेगा अपनी टेरिटोरियल गेन को बढ़ाने के लिए। तो टेरिटोरियल गेन करना था, तो इस क्लॉज के साथ क्या होता है, अगर प्रिंसली स्टेट पाकिस्तान को ज्वाइन करते तो चाहे पहले उसको कम टेरिटरी देके बनाया गया हो, लेकिन फाइनली तो इंडिया से ज्यादा उसकी टेरिटरी हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से ये क्लॉज जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक सस्पिशियस था, एक सस्पेक्टेड था कि वो पाकिस्तान की तरफ पार्शियल है, ठीक है, बता नहीं रही है लेकिन पाकिस्तान की तरफ पार्शियल है, इस तरह का क्लॉज रख के। तो इस डेंजर को पटेल जो है वो देख लेते हैं, भाप लेते हैं और इसके ऊपर वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो पटेल सॉ डेंजर टू इंडियन यूनियन इन सच अ सिचुएशन एंड अपील टू पेट्रियोटिक एंड नेशनलिस्ट सेंटिमेंट ऑफ प्रिंसेस, ठीक है। तो उन्होंने जो राजा महाराजा थे, उनके देशभक्ति और जो राष्ट्रवादी भावना जो है उसको जगाने का काम किया, और इन पेट्रियोटिक और नेशनल सेंटिमेंट को जगाने के साथ उन्होंने उनको अपील की कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करे, एंड थ्रू दिस देयर रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट इन द फॉर्मिंग अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, ठीक है। तो उन्होंने अपील की अपने पेट्रियोटिक और नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को जगाते हुए उन राजा महाराजाओं को कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करो और अपने रिप्रेजेंटेटिव वहां भेजो और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग के अंदर हिस्सा लो फॉर द फ्री इंडिया।
और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन प्रिंसली स्टेट को क्या कहा कि सारे जो लॉ एंड ऑर्डर के राइट्स थे वो आप रखो, खाली 3 मैटर्स हमें सौंप दो, दैट इज डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन के जो मैटर्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंप दो, बाकी चाहे आप एंजॉय कर सकते हो। पॉइंटिंग आउट दैट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल दे हैड एक्सरसाइज लिटिल अथॉरिटी इन एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है, कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे भी तो आपके पास इनके ऊपर कोई भी आपका कंट्रोल नहीं था इन डिफेंस, और अदर जो पॉलिटिकल अफेयर्स थे उनके ऊपर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं था। यू हैव लिटिल अथॉरिटी इन योर एरिया। तो इससे अच्छा तो खाली हम 3 सब्जेक्ट मांग रहे हैं और आपको बाकी की जो अथॉरिटी है या जो सोवरेंटी है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ब्रिटिश टाइम में तो उनके इंटरनल पॉलिटिक्स में भी ब्रिटिश अफेयर करते थे। ठीक है, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन इनमें भी अफेयर करते, यानी जो एक्सटर्नल पॉलिटिकल मैटर हो चाहे इंटरनल पॉलिटिकल मैटर हो, दोनों में ही ब्रिटिश जो है वो इंटरफेयर करते थे। लेकिन इस टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको कहा कि हम आपसे ओनली 3 मेजर जो सब्जेक्ट्स है उनके ऊपर कंट्रोल मांग रहे हैं, दैट इज डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। बाकी के जो सारे सब्जेक्ट है, चाहे आपके इंटरनल पॉलिटिक्स हो वगैरह, वो आप देख सकते हो, आपकी टेरिटरी के अकॉर्डिंग आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम आपको प्रोरोगेटिव और आपके प्रिविलेज को सिक्योर करने का एक ऑफर प्रोवाइड करते हैं। तो इस अपील ने एक क्विक रिस्पॉन्स इवोक किया फ्रॉम द प्रिंसेस साइड, और पेट्रियोटिक और जो नेशनल सेंटिमेंट है वो अराइज हुए, और साथ ही इस तरह की बात से बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट है वो रेडी हो गए टू ज्वाइन इंडियन यूनियन। तो द रूलर ऑफ बड़ौदा, बीकानेर है ना, सबसे पहले ये बीकानेर और बड़ौदा जो थे इन्होंने ही ज्वाइन किया था इंडियन यूनियन को। तो कोचीन, जयपुर, जोधपुर का जो राजा था ना हनुमंत सिंह, मैंने बता दिया आपको, वो थोड़ा सा पहले तो पाकिस्तान की साइड जाने को कर रहा था, उसने भी बहुत नाक में दम किया थोड़ा सा, क्योंकि वो कह रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से मुझे ज्यादा अच्छा ऑफर आ रहा है तो मैं उस तरफ जाऊंगा। तो इसको भी फिर थोड़ा सा अच्छे से ऑफर देके और डिप्लोमेसी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी तरफ कर लिया। देन यहाँ पे पटियाला आ जाता है, देन रेवा आ जाता है, मध्य प्रदेश के अंदर है ना। तो ये जो प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने फटाफट अपना रिस्पॉन्स दिया और ज्वाइन किया। तो इस तरह से मेजोरिटी ऑफ द प्रिंसली स्टेट वॉज ज्वाइन द इंडियन यूनियन एंड यूनाइटेड फ्रंट ऑफ सेपरेटिस्ट प्रिंस ये बनने वाला था। ठीक है, वॉज वर्चुअली ब्रोकन बिफोर इट कुड बी फॉर्म। मतलब जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे थे प्रिंसेस, यानी सारे जो जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के जो मेंबर थे, जितने भी राजा महाराजा, वो एक अपने अलग से सेपरेटिस्ट फ्रंट बना रहे थे और अपने आप को इंडिपेंडेंट रखने की मांग करने वाले थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने। तो वो बनने से पहले ही ब्रोकन हो जाता है, टूट जाता है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ दी जो प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया था। बचे कुचे जो थे बाद में उनको भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने डिप्लोमेसी के दम पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करवा लिया। माउंटबेटन ऑल्सो हेल्प बाय टेलिंग द प्रिंसेस दैट देयर सिक्योरिटी ले इन द क्विक असेशन टू द राइट डोमिनियन। ठीक है, माउंटबेटन ने भी जब चैम्बर ऑफ प्रिंस की मीटिंग ली तो उनको वहां पे समझा दिया मेजोरिटी ऑफ प्रिंसेस को कि उनकी सिक्योरिटी जो है वो उसी में है कि वो किस मतलब टाइम से राइट डोमिनियन को ज्वाइन कर ले। ठीक है, अदरवाइज उनके ऊपर जैसे कश्मीर के साथ हुआ, उसने इंडिपेंडेंट रहने का कहा कि नहीं, मैं ना तो पाकिस्तान में मिलूंगा ना ही इंडिया में मिलूंगा, तो उसके ऊपर अटैक कर दिया पाकिस्तान ने उसको अक्वायर्ड करने के लिए, और फिर उसकी सिक्योरिटी ब्रोक हो गई और फाइनली उसको इंडिया को कॉल करना पड़ा अपने आप को सिक्योर करने के लिए, और इंडियन आर्मी तब भेजी गई और पाकिस्तान को फिर वही कश्मीर वाला मैटर आपको पता ही है, इंडियन आर्मी वहां पे गई, फिर युद्ध हुआ दोनों के बीच में 1 साल तक, तो ये 1 ईयर तक तो ये युद्ध लड़ाई गया। फिर फाइनली जवाहरलाल नेहरू ने इस मैटर को यूएन के यूनियन नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहां पे लेके गए, वहां पे भी डिसीजन मेकिंग आते आते तब तक ये वॉर लड़ ही रहे थे, लेकिन फाइनली जो यूएन हाई जो कमीशन है, यूनाइटेड नेशन कमीशन, उसने फिर फाइनली स्टेटस को का स्टेटस को यानी जो यथास्थिति, यानी जहाँ पे जिनका ऑक्यूपेशन हो चुका है, यानी जो मिलिट्री जहां तक है वहीं तक रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी, यानी सीज फायर घोषित ना कर दिया हो तब तक ये युद्ध लड़ा गया। फिर 2/3 तो पाकिस्तान कश्मीर जो है वो इंडिया के पास रहता है, और बाकी का जो 1/4 है वो चला जाता है पाकिस्तान के पास, वो कहलाता है पीओके, है ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो इस तरह से कश्मीर की सिक्योरिटी इस वजह से हार्म्ड होती है। तो इसी वजह से माउंटबेटन ने कहा था कि उनकी सिक्योरिटी उसी में ले करती है कि वो राइट टाइम पे क्विक डिसीजन ले और क्विक असेशन करे टू द राइट डोमिनियन।
By 15 of August 1947, all the states except Hyderabad, Kashmir and Junagadh had signed Instrument of Accession and accepted a standstill agreement calculated to maintain the status quo until their relation with the Indian Union could be permanently fixed. ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि 15 अगस्त 1947 तक 562 जो प्रिंसली स्टेट थे उनमें से खाली हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़ को छोड़ के बाकी सारी प्रिंसली स्टेट ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर लिया और इंडियन यूनियन के अंदर मिलने का फैसला ले लिया। ठीक है, और स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया कि जब तक कि न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन नहीं हो जाती, इंडिपेंडेंट इंडिया के इलेक्टेड गवर्नमेंट का फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि अभी तक इंटरिम गवर्नमेंट बनी हुई थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इंटरिम गवर्नमेंट के पार्ट थे, जो माउंटबेटन गवर्नर जनरल वगैरह बने। इलेक्टेड गवर्नमेंट अभी बननी है, इलेक्शन अभी होने हैं, तब तक स्टेटस को रहेगा, यानी यथास्थिति बनी रहेगी, जो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। प्रिंसली स्टेट राजा वो राजा ही कहलाएंगे जब तक कि इंडियन यूनियन का परमानेंटली उनके साथ जो रिलेशन है वो फॉर्म नहीं हो जाता, यानी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बन जाती। और फिर वो क्या डिसीजन लेती है कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे, क्या अरेंजमेंट करते हैं अपने प्रोविंसेस के साथ, उसके आधार पे उनके रिलेशन फिक्स होंगे। तब तक स्टेटस को रखे, यानी यथास्थिति बनी रहेगी। ठीक है, और मेमोरेंडम इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करने के साथ वो ये बाइड हो जाता है कि अब वो इंडियन यूनियन के पार्ट है। तो 562 प्रिंसली स्टेट को अमलगमेट करने का काम शुरू कर दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई की तरफ से। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है यहाँ पे 3 फोल्ड प्रोसेस स्टार्ट करते हैं ऑफ द एसिमिलेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड यूनिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स। तो इन प्रिंसली स्टेट का एसिमिलेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड यूनिफिकेशन, ये 3 फोल्ड प्रोसेस स्टार्ट करते हैं उनको इंडियन यूनियन में अमलगमेट करने के लिए। जो स्मॉल स्टेट्स होते हैं, छोटे छोटे जो प्रिंसली स्टेट होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे, दे मर्ज इनटू नेबरिंग प्रोविंसेस। ठीक है, और इस तरह से 216 स्टेट जो है, 216 स्टेट वैनिश फ्रॉम द कंट्रीज पॉलिटिकल मैप। ठीक है, तो इस तरह से 216 छोटे छोटे राज्यों को जो नेबरिंग प्रोविंसेस थे, जो बड़े बड़े प्रोविंसेस थे, उनके अंदर मिला लिया जाता है। तो स्मॉल स्टेट को बड़े थोड़े से बड़े प्रोविंसेस के अंदर मिला दिया जाता है और इन प्रोविंसेस को मिला के एक बड़ा यूनाइटेड यूनियन ऑफ स्टेट बना दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो छोटे छोटे स्टेट्स थे उनको एक बड़ा प्रोविंस बना दिया जाता है और ऐसे बहुत सारे प्रोविंस को मिला के, पी फॉर प्रोविंस, तो बहुत सारे प्रोविंसेस को मिला के एक यूनियन ऑफ स्टेट बना दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 फोल्ड प्रोसेस जो है वो स्टार्ट की जाती है। 3 फोल्ड प्रोसेस, एसिमिलेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड यूनिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स। तो यहाँ पे 216 छोटे स्मॉल स्टेट्स को वैनिश कर दिया जाता है फ्रॉम द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया और इनको नेबरिंग प्रोविंसेस के अंदर मिला दिया जाता है। Certain number of principalities were constituted into the centrally administered area. Important among them were Bhopal, Kutch and Manipur. भोपाल, कच्छ और मणिपुर जो प्रिंसिपलिटीज थी, इनको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेड एरिया के अंदर ही रखा जाता है। ठीक है, थर्ड स्कीम वाज द फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनियंस। थर्ड स्कीम, फर्स्ट तो एसिमुलेट कर दिया इनको, छोटे छोटे स्टेट्स को मिला के नेबरिंग प्रोविंसेस के अंदर मिला दिया, जिससे सेंट्रलाइजेशन हो गया। फिर सेंट्रलाइजेशन के बाद उनको बड़े बड़े जो प्रोविंसेस है उनको मिला के यूनिफिकेशन कर दिया गया और एक यूनियन ऑफ स्टेट फॉर्मेट कर लिया गया। तो जो थर्ड स्कीम थी, दैट इज यूनिफिकेशन, वाज द फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो अगर हम राजस्थान का भी यूनिफिकेशन पढ़ते तो उसमें भी ऐसे ही होता है, छोटे छोटे जो प्रिंसली स्टेट्स है उनको मिला के पहले मत्स्य स्टेट्स बनाया जाता है, फिर ग्रेटर राजस्थान बनाया जाता है, फिर राजस्थान बनाया जाता है, ऐसे करके यूनिफिकेशन होता है राजस्थान का भी। ठीक है, तो 5 फोल्ड के अंदर राजस्थान का यूनिफिकेशन होता है। तो यही प्रोसेस है कि एसिमिलेशन और सेंट्रलाइजेशन एंड यूनिफिकेशन। तो फाइनली जो है इस तरह से यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाया जाता है। ईच सच यूनियन गवर्नमेंट प्रिसाइडेड ओवर बाय द राज प्रमुख, और वहां पे क्या घोषित कर दिया जाता है, राज प्रमुख घोषित कर दिया जाता है, जो प्रेजेंट टाइम गवर्नर के बराबर होता है। ठीक है, जैसे राज्यों में गवर्नर होते हैं उनके बराबर का उस समय राज प्रमुख की पोस्ट कर दी जाती है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? जो छोटे छोटे स्मॉल स्टेट्स थे उनको नेबरिंग प्रोविंसेस के अंदर मिला दिया गया सो दैट कि उनका एसिमिलेशन कर दिया जाए। इस तरह से उनको नेबरिंग प्रोविंसेस में मिलाने से सेंट्रलाइजेशन हो गया उनका। ठीक है, और सेंट्रलाइजेशन होने के बाद उन प्रोविंसेस को मिला के यूनिफिकेशन करके एक बड़ा यूनियन ऑफ स्टेट बना दिया गया। तो और वो जो यूनियन ऑफ स्टेट है वहां पे राज प्रमुख को नियुक्त कर दिया गया एज अ हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है,
तो इसी तरह से द यूनाइटेड स्टेट ऑफ सौराष्ट्र बना, ठीक है, जिसके अंदर कुल 222 स्टेट आता है, ठीक है। स्टेट ऑफ काठियावाड़ है ना, स्टेट ऑफ काठियावाड़। और द अदर यूनियन ऑफ दिस काइंड वर मध्य भारत, यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान का भी यूनिफिकेशन हम पढ़ते हैं, तब वो भी इसी तरह से होता है कि छोटे छोटे प्रिंसिपल स्टेट को मिला के पहले मत्स्य संघ बनाया गया, फिर मत्स्य संघ के बाद ग्रेटर राजस्थान बनाया जाता है, फिर ग्रेटर राजस्थान के बाद राजस्थान बनाया जाता है, और फाइनली कंप्लीशन ऑफ राजस्थान होता है नवंबर 1, 1956 को। 1956 तक आते आते राजस्थान को कंप्लीट एक स्टेट बना दिया जाता है। तो लेकिन उससे पहले ये एसिमिलेशन, सेंट्रलाइजेशन और यूनिफिकेशन की प्रोसेस होती है। तो नॉट ओनली यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान बनाया जाता है, इसी तरह से अदर स्टेट्स भी बनाए जाते हैं, जैसे मध्य भारत है ना, सेंट्रल प्रोविंस वाला जो एरिया है, सौराष्ट्र है, ये भी एक स्टेट बनाया गया, यूनियन ऑफ स्टेट बनाया गया, जिसके अंदर 222 स्टेट आते थे। देन पटियाला है, ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन है, एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ त्रावणकोर एंड कोचीन, ठीक है। साउथ में भी प्रिंसिपल स्टेट थे, तो वहां पे भी त्रावणकोर और कोचीन को मिला के यूनाइटेड स्टेट बनाया गया। ईस्ट पंजाब स्टेट बनाया गया, जो ईस्ट पंजाब भारत के हिस्से में आया है ना, उसको भी यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाया गया। दस विदाउट ड्रॉइंग स्वॉर्ड और शेडिंग अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, सरदार पटेल एब्जॉर्ब्ड अ मल्टीट्यूड ऑफ princely state into the Indian Union and secure the solidarity of the Indian Union। इस तरह से बिना किसी लड़ाई के, बिना एक बूंद रक्त के बहाए इतने सारे स्टेट्स को, लगभग 562 में से तो 3 बाकी रहते हैं, बाकी ये सारे जो प्रिंसली स्टेट है वो इंडियन यूनियन के पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। और वो भी बिना किसी लड़ाई झगड़े के शांतिपूर्ण तरीके से इतने सारे प्रिंसली स्टेट्स ने इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर दिया था अंडर द डिप्लोमेसी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष या आयरन मैन की संज्ञा दी जाती है, बिकॉज इतने चैलेंजिंग टास्क को उन्होंने विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, एनी फाइट और शेडिंग अ ड्रॉप ऑफ ब्लड कंप्लीट करके बताया था। तो बाकी सारे तो आ गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ, लेकिन ये 3 जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर जो है वो एक चैलेंजिंग टास्क अभी भी बने हुए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको भी अपने डिप्लोमेसी के साथ इंडियन और यूनियन का पार्ट बना लिया, ठीक है। तो लेकिन इससे पहले जूनागढ़ और हैदराबाद पे उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्विक डिसीजन एक्शन लेने की जरूरत थी, बिकॉज जो जूनागढ़ का नवाब था, एज आई सेड, वो एक मुस्लिम था, और वो जो है जिन्ना के हाथों खेला जा रहा था, मतलब जिन्ना जो है उसको इन्फ्लुएंस कर रहा था ऑन द एडवाइस ऑफ हिज प्राइम मिनिस्टर सर शाहनवाज खान भुट्टो, ठीक है। तो जूनागढ़ का जो प्राइम मिनिस्टर था सर शाहनवाज खान भुट्टो, उसकी एडवाइस पे और जिन्ना जो है इस मुस्लिम रूलर जो जूनागढ़ का था उसके साथ गेम खेल रहे थे। द नवाब ऑप्टेड फॉर पाकिस्तान एंड अडॉप्टेड forcive method to make the non-Muslim inhabitant of his state leave their homes in thousands, ठीक है। यहाँ पे जो जूनागढ़ का नवाब था, नवाब डिसीजन लेता है कि वो पाकिस्तान के साथ मर्ज करेगा, यानी पाकिस्तान को ज्वाइन करेगा, और अपने जो नॉन मुस्लिम इनहेबिटेंट्स है उसके स्टेट के, उनको अपना जो घर बार है वो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। हजारों के अंदर जो उसके नॉन मुस्लिम इनहेबिटेंट्स है, दे हैव टू लिव देयर होम्स। और जिन्ना उसको प्रॉमिस करता है कि इस काम के लिए वो एक लार्ज कंटीजेंट ऑफ पाकिस्तानी रिजर्व पुलिस की भेजेगा। बट द इंट्रिग्यूज ऑफ नवाब एंड द मुस्लिम लीग केम टू नथिंग बिकॉज ऑफ द पटेल स्विफ्ट एक्शन, एंड द नवाब वॉज फोर्स्ड टू फ्लाई टू कराची, एंड जूनागढ़ एंड इट्स 2 feudatories वर मर्ज इनटू द इंडियन यूनियन विद द कंसेंट ऑफ देयर पीपल, यानी पीपल रेफरेंडम, जनमत संग्रह करवाया गया, असर्टेन थ्रू अ रेफरेंडम। तो यहाँ पे क्या होता है, नवाब को जिन्ना जो है वो कहता है कि तुम पाकिस्तान के साथ मिल जाओ, और इसी के साथ, क्योंकि वो मुस्लिम था, ऑब्वियसली वो सिंपैथी रखता है पाकिस्तान की तरफ, तो वो पाकिस्तान की तरफ मर्ज होना चाह रहा था। उसी के साथ उसने ऑर्डर भी दिया कि जो इनहेबिटेंट, जो नॉन मुस्लिम इनहेबिटेंट्स है उसके स्टेट के, वो अपना घर बार जो है वो छोड़ के चले जाए, माइग्रेट कर जाए बेसिकली, ठीक है। ये कंप्लीटली किन का देश होने वाला है, मुस्लिम लोगों का देश होने वाला है। तो और इस काम को करने के लिए जिन्ना ने उसको प्रॉमिस किया कि वो एक
पाकिस्तानी आर्मी की जो रिजर्व पुलिस फोर्स है वो भेजेगा इस काम को पूरा करवाने के लिए, ठीक है। लेकिन जब तक कि ये काम हो पाता, सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्विफ्ट एक्शन की वजह से ये धरा का धरा रह गया, ठीक है। नवाब को वहां फ्लाई करना पड़ा कराची, यानी कराची भागना पड़ा, ठीक है, छोड़ के, क्योंकि इंडियन पुलिस ने यहाँ पे, इंडियन जो पुलिस फोर्स थी उन्होंने धावा बोल दिया था और जूनागढ़ को अपने कब्जे में ले लिया था, और जूनागढ़ के नवाब को कराची जाना पड़ा फाइनली छोड़ के। और उसी के साथ जूनागढ़ और उसके दो फ्यूडेटरीज यानी दो जो सामंत प्रदेश थे, यानी जो उसके दो फ्यूडेटरीज थी, उनको मर्ज कर दिया गया इंडियन यूनियन में। और वहां पे जनमत संग्रह करवाया गया, लोगों से पूछा गया कि आपको पाकिस्तान के साथ मिलना है या इंडिया के साथ, तो उन वहां पे लोगों ने, जो मेजोरिटी तो वहां पे हिंदूज थे, तो उन्होंने कहा कि हमको इंडिया के साथ रहना है, ठीक है। ये काम होता है फरवरी 1948। तो 1948 तक जूनागढ़ भी जो है वो इंडियन यूनियन का पार्ट बन जाता है। तो जूनागढ़ हो गया, अब बचे कौन? हैदराबाद और कश्मीर। सेम एज जूनागढ़, हैदराबाद भी सिंपैथी रखता था पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता था, और होल मुस्लिम वर्ल्ड वर आल्सो हैविंग सिंपैथी टुवर्ड्स दी हैदराबाद के। हैदराबाद को इंडिया जो है किस तरह से अपने कब्जे में लेना चाह रहा है, ये करके वो करके इंडिया पे ऐसे एलिगेशन लग रहे थे, ठीक है। तो हैदराबाद का निजाम भी पाकिस्तान की तरफ मिलना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे भी सेम अगेन सरदार वल्लभ भाई पटेल प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल to merge Hyderabad into the Indian Union. The Indian government treated the Nizam of Hyderabad with great consideration and generosity, and Mountbatten himself conducted negotiation with him, but the Nizam would not submit. So, before amalgamation of Hyderabad princely state into the Indian Union, निज़ाम को बहुत ही रिस्पेक्टफुली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ट्रीट किया जाता है, उसको कंसिडरेशन में लिया जाता है, ठीक है। माउंटबेटन खुद पर्सनली उसको जाके मिलते हैं, उसके साथ निगोशिएशन करते हैं, बट वो सबमिट करने को मना कर देता है। वो कहता है नहीं, हम तो नहीं, मैं सबमिट नहीं करूंगा। आफ्टर अ गुड डील ऑफ करस्पॉन्डेंस ही एंटर्ड इनटू अ स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट विद द इंडियन गवर्नमेंट। फिर बहुत ही प्रयास के बाद, उसको ल्यूक्रेटिव ऑफर देने के बाद, वो एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन करता है विद द इंडियन गवर्नमेंट ऑन 29 नवंबर 1947। अब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करने के बावजूद भी यहाँ पे क्या होता है, 1 जून 1948 को जिन्ना जो है एज अ हेड ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट ब्रोक ऑल प्रोटोकॉल, ठीक है, एंड डिक्लेयर दैट निजाम्स डोमिनियन वाज अ इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है। दो निजाम ऑफ हैदराबाद साइन दी स्टैंडस्टिल अग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन जिन्ना जो है उसको 1 जून 1948 को ये डिक्लेयर करता है, वो फॉरेन गवर्नमेंट का हेड होता है, और उसी के साथ जिन्ना ये कहता है सारे प्रोटोकॉल ब्रोक करते हुए कि निजाम का जो डोमिनियन है, यानी जो हैदराबाद की प्रिंसिपल स्टेट है, वो कंप्लीटली कैसी है, इंडिपेंडेंट स्टेट है। तो जब उसको इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया जाएगा, तो जिन्ना सोचेगा कि बाद में हम इसके ऊपर ऑक्यूपेशन कर लेंगे, यानी कि हैदराबाद को अपने तरफ ले लेंगे, बिकॉज वो स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट को किसी न किसी तरह से रद्द करवाना चाह रहा था या खत्म करवाना चाह रहा था। तो प्रोटोकॉल ब्रोक करते हुए जिन्ना ने इस तरह की डिक्लेरेशन की, और ये भी कहा कि नॉट ओनली द मुस्लिम ऑफ पाकिस्तान बट द मुस्लिम ऑफ द वर्ल्ड ओवर फुल्ली सिंपैथाइज विद हैदराबाद इन ए स्ट्रगल, ठीक है। और हैदराबाद के साथ ना खाली पाकिस्तान के मुस्लिम, बट सारे जो विश्व है उसके मुस्लिम जो है उसके साथ सिंपैथी रखते हैं उसके इस संघर्ष के अंदर, कि किस तरह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको अपनी तरफ मिलाना चाह रही है, जबकि वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी का स्टेट है, वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता है अपने रिलीजन के बेस पे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रही है कि उसको अपनी तरफ मिला के रखे। तो जिन्ना ने इस तरह की डिक्लेरेशन की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी इसको वापस इसके ऊपर एक्शन लिया, एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल फेल्ट दैट ही हैड नो टाइम टू लूज एज द सिचुएशन रिक्वायर्ड मिलिट्री एक्शन एंड नेगोशिएशन कुड नॉट सेटल द हैदराबाद क्वेश्चन। और फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये भाप लिया कि सिर्फ मिलिट्री एक्शन के द्वारा ही इस हैदराबाद के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ये निगोशिएशन एंड अग्रीमेंट साइन करके हैदराबाद का क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। तो 13 सितंबर 1948 को, तो 13 सितंबर 1948 को इंडियन ट्रूप्स जो है वो मार्च करते इनटू द हैदराबाद, यानी कि आर्मी का अटैक होता है हैदराबाद के ऊपर अंडर द ऑपरेशन पोलो। कौन से ऑपरेशन को चलाया जाता है यहाँ पे? ऑपरेशन पोलो के तहत इंडियन आर्मी हैदराबाद के अंदर मार्च करती है,
and Nizam found that his warlike preparation were of no avail as the Razakars and their leaders Razvi ran away. तो वहाँ के जो रजाकार्स थे और रजवी जो थे उसके लीडर थे, जो कोर्टमैन थे, वो सब छोड़ के भाग जाते हैं निजाम को, ठीक है। एंड ही रियलाइज देयर वाज नो अल्टरनेटिव टू सबमिशन, एंड विद इन 4 days of the arrival of the Indian army, the Hyderabad army surrendered and Nizam was shorn of his power and his territory become part of the Indian Union, ठीक है। तो इस तरह से हैदराबाद को भी इंडियन यूनियन का पार्ट बनाया जाता है एज अ मिलिट्री एक्शन। जूनागढ़ के अंदर पुलिस कार्रवाई की जाती है, ठीक है, और वहां पे जनमत संग्रह करवा के उसको इंडियन यूनियन का पार्ट बना दिया जाता है। हैदराबाद के अंदर आर्मी मिलिट्री एक्शन लिया जाता है अंडर दी ऑपरेशन पोलो, याद रखना, ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भी इंडियन यूनियन का पार्ट बना दिया जाता है और निजाम को जो है राज प्रमुख घोषित कर दिया जाता है, उसको बाद में राज प्रमुख बना दिया जाता है हैदराबाद स्टेट का, ठीक है। तो इस तरह से जूनागढ़ और हैदराबाद इंडियन यूनियन के पार्ट बन जाते हैं। फिर रहता है लास्ट में कश्मीर, और कश्मीर जो है वो डिसीजन लेता है कि वो इंडिपेंडेंट रहेगा, ना वो पाकिस्तान के साथ जाएगा, ना ही वो इंडिया के साथ मर्ज होगा। दो वहां का जो राजा था वो हिंदू था, हरि सिंह वहां के राजा थे उस समय, लेकिन वो इस तरह का डिसीजन लेते हैं। फिर क्या होता है, इन द ऑटम ऑफ 1947 ट्राइब्समैन यानी जो कबाइली थे उन्होंने फ्रॉम पाकिस्तान टेरिटरी इन्वेडेड कश्मीर, कश्मीर को इन्वेड किया यानी कश्मीर के ऊपर आक्रमण किया। बेसिकली ये ट्राइब्समैन जो थे वो पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स ही थे, कबाइलियों के भेष के अंदर उन्होंने कश्मीर के अंदर इन्फिल्ट्रेशन किया या इन्वेड किया कश्मीर को। They did so with the convenience of Pakistan, and it is a fact that the Pakistan government did nothing to prevent the tribesmen from passing into Kashmir territory, ठीक है। तो पाकिस्तान का इस इन्वेजन के अंदर इन्वेजन के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेना, यानी नो मतलब कोई भी कन्वीनियंस नहीं शो करना, मतलब मौन सहमति देना इस एक्शन को, ये मतलब ये प्रिटेंड कर रहा था, ये मतलब बिल्कुल ही शो कर रहा था कि गवर्नमेंट, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इस चीज को सपोर्ट कर रही है, यानी इन्वेजन ऑफ कश्मीर जो है वो सपोर्ट कर रही है, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी जो है वो कोई किसी तरह का भी एक्शन इन ट्राइब्समैन के अगेंस्ट नहीं ले रही है फ्रॉम पासिंग इनटू कश्मीर टेरिटरी। Alarm at the approach of the invaders toward his capital Srinagar, the महाराजा हरि सिंह sent word to New Delhi, ठीक है। और इस तरह से जब उनकी राजधानी श्रीनगर तक ये कबाइली पहुंच गए थे, तो बढ़ते हुए खतरे को देख के महाराजा हरि सिंह ने दिल्ली फोन किया और उनको कहा कि आप हमें हेल्प भेजो, यानी मिलिट्री असिस्टेंट भेजो। लेकिन यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है अगेन गेम प्ले करते हैं बहुत अच्छा, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि हम आपको तब तक हेल्प नहीं करेंगे, यानी कि हम उन देशों को हेल्प नहीं करते या उन देशों के इंटरनल मैटर के अंदर हम पार्टिसिपेट नहीं करते जो इंडियन यूनियन के पार्ट नहीं है। जब तक आप इंडियन यूनियन के पार्ट नहीं बनते हो तब तक हम आपको कोई भी हेल्प नहीं प्रोवाइड कर सकते, बिकॉज हमारा ये सिद्धांत है कि हम किसी भी देश के इंटरनल मैटर के अंदर, उनके इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। तो इस वजह से महाराजा हरि सिंह ने कहा कि ठीक है, मैं इंडिया के अंदर असीड करने को तैयार हूँ, एंड देयर अपॉन इंडियन ट्रूप्स वर फ्लोन इनटू द डिफेंड कश्मीर अगेंस्ट बोथ द ट्राइब्समैन एंड द पाकिस्तान आर्मी व्हिच हैड आल्सो एंटर्ड द स्टेट, ठीक है। तो इस तरह से जब हरि सिंह जी ने कहा कि ठीक है, मैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करने के लिए तैयार हूँ, आप कश्मीर को बचाने के लिए अपनी आर्मी भेजो। तो जब महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया विद इंडियन गवर्नमेंट, तो इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ से अपनी मिलिट्री भेजी और ट्राइब्समैन और पाकिस्तान आर्मी को यहाँ पे कश्मीर की टेरिटरी से खदेड़ना शुरू किया। और इस तरह से दोनों जो डोमिनियन न्यूली क्रिएट हुए हैं, दैट इज पाकिस्तान और इंडिया, फर्स्ट टाइम वॉर के अंदर इंडल्ज होते हैं ओवर द कश्मीर मैटर। तो इस तरह से ये वॉर जो है ऑलमोस्ट 1 ईयर तक लड़ा जाता है, लेकिन कोई भी आर्मी पीछे हटने को तैयार नहीं होती है। तो इंडिया जो है इस कश्मीर के मैटर को, यानी जवाहरलाल नेहरू जो है उस समय प्राइम मिनिस्टर, ये मैटर सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन के अंदर लेके जाते हैं। द कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव बीन पीरियडिकली हर्ड देयर सिंस विदाउट एनी फ्रूटफुल आउटकम, ठीक है। तो इसके ऊपर दोनों पक्षों को सुना जाता है, लेकिन कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकलता है। मीनवाइल द टू डोमिनियंस फॉट अ वॉर ओवर अ ईयर,
और इस दौरान तक जब तक कि कोई फ्रूटफुल डिसीजन यूनाइटेड स्टेट की सिक्योरिटी काउंसिल से नहीं आ जाता है तब तक वो वॉर चालू रहता है। फाइनली यूएन कमीशन अरेंज करती है सीज फायर बिटवीन देम एंड इन जनवरी 1949। तो जनवरी 1949 में दोनों ही आर्मी के बीच में सीज फायर घोषित किया जाता है यूएन कमीशन के द्वारा। एंड इंडिया होल्ड्स 2/3 ऑफ कश्मीर एंड डिमांड्स द रिस्टोरेशन ऑफ द रेस्ट इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान। ठीक है, तो इंडिया जो है इस तरह से 2/3 कश्मीर को होल्ड करके रखता है और जो बाकी का कश्मीर जो पाकिस्तान के द्वारा हत्या लिया गया है, बिकॉज कश्मीर के राजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन इंडिया के साथ साइन किया था, यानी कि होल कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया। लेकिन इस मेमोरेंडम असेशन के साइन करने के साथ साथ ये वॉर भी आउटब्रोक हो गया था, तो जो टेरिटरी पाकिस्तान के द्वारा ऑक्यूपाइड की गई थी उसके भी रिस्टोरेशन की बात की जाती है इंडिया की तरफ से इन द सिक्योरिटी काउंसिल। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल ने स्टेटस को मेंटेन करने का कहा, साथ ही सीज फायर के साथ क्या मेंटेन करना है, स्टेटस को। और स्टेटस को मेंटेन करने के साथ वहां पे क्या कराया जाएगा, रेफरेंडम। और रेफरेंडम के द्वारा जो है जनता से पूछा जाएगा कि वो किस तरफ जाना चाहती है, पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाहती है या फिर मतलब पीओके जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां पे रेफरेंडम किया जाएगा और वो डिसाइड करेंगे कि ये इंडिया का पार्ट बनना चाहता है या पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहता है। लेकिन अब तक ऐसा कोई रेफरेंडम हुआ नहीं है और अभी तक जो है ये पाकिस्तान के पास है। तो इससे पता चलता है कि मतलब जो ये मतलब एक तरह का फेल्योर है सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के, कि कोई भी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रही है। स्टेटस को अभी भी बना हुआ है, पीओके जो है अभी भी पाकिस्तान के पास है और इसके ऊपर फाइट चलती रहती है। और इस तरह से कश्मीर जो है वो यूनाइटेड इंडिया का हिस्सा तो बनता है, लेकिन ओनली 2/3 ही हमारा हिस्सा बन पाया कश्मीर का, बाकी जो है वो पीओके के रूप में पाकिस्तान के पास ऑक्यूपाइड है, जिसके रिस्टोरेशन की भी इंडिया ने बात की। लेकिन यूएन कमीशन ने जो है वो स्टेटस को मेंटेन करने का कहा है और सीज फायर का वायलेशन ना हो ये भी हिदायत दी थी, लेकिन सीज फायर का वायलेशन बहुत बार हो रखा है। तो इस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल गेव क्लियर प्रूफ ऑफ हिज रेयर क्वालिटी ऑन 3 मेजर इश्यूज, नेमली द पार्टीशन ऑफ इंडिया, the assimilation of princely state and the acceptance of dominion status for free India। ठीक है, तो इस तरह से इन 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी जो रेयर क्वालिटी है उनको प्रूव किया। और लगभग 562 प्रिंसली स्टेट जब देश आजाद हुआ तब थी, और उसमें से वो 549 प्रिंसली स्टेट ने इंडियन यूनियन ज्वाइन किया। और बाकी की जो है वो किन के साथ चली गई, पाकिस्तान के साथ। ठीक है, इस तरह से जो नेटिव स्टेट थे इंडिया के उनका इंटीग्रेशन हुआ इनटू द इंडियन यूनियन और पाकिस्तान यूनियन। तो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। आई होप यू लाइक दिस सेशन। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज examyatra.com। और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे दैट इज separation and partition, yani separatism and partition, communalism and all we will cover in that session. So stay tuned till the next session of our study channel. Thank you.